नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी कक्षा 11 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ठोसों के यांत्रिक गुण, उसमें आज मैं भाग 4 पढ़ाऊँगा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ाया, अब प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ाया, प्रत्यास्थ वस्तुएँ, अप्रत्यास्थ वस्तुएँ क्या होती हैं। उसके बाद ठोसों में ये व्यवहार, प्रत्यास्थता का व्यवहार क्यों होता है, हुक का नियम, प्रतिबल, विकृति, प्रतिबल के प्रकार, विकृति के प्रकार, और इसके साथ साथ हमने प्रत्यास्थता कितने प्रकार की होती है ये पढ़ाया। आज जो हम पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे जो प्रतिबल विकृति वक्र होता है उसका व्यवहार क्या होता है, उसके भिन्न भिन्न भागों का अर्थ क्या होता है। इसके साथ ही प्रत्यास्थ ऊर्जा पर संख्यात्मक प्रश्न और पॉइसन रेशियो। देखिए, ये जो हमारा जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, प्रतिबल लगाते हैं, तो उसमें विकृति होती है, और प्रतिबल विकृति वक्र को जब हम खींचते हैं तो इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इस देखिए ग्राफ से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि भिन्न भिन्न भागों का भिन्न भिन्न अर्थ है। देखिए, सबसे पहले हम भाग लेते हैं ओ से ए तक। पहला भाग है ओ से ए, ये सीधा रेखिक है, सीधा स्ट्रेट लाइन है। इस भाग में क्या होता है, हुक का नियम लागू होता है, प्रतिबल विकृति के अनुपाती होती है, और जब हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। अब बात आती है ए से बी तक के भाग की, और ए से बी में देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारा वक्र है वो सीधी रेखा ना होकर के, रेखिक ना होकर के कर्व है। इसमें क्या होता है कि इसमें हुक का नियम लागू नहीं होता, या ये कहें दूसरे शब्दों में प्रतिबल जो होती है वो विकृति के अनुपाती नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम विरूपक बल हटा लेते हैं बी बिंदु तक तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। इसके साथ साथ अब आप देखिए बी से सी तक, इस भाग में क्या होता है, इस भाग में भी वक्र है, और अगर हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती, बल्कि उसमें कुछ खिंचाव पैदा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिंदु बी प्रत्यास्थता की सीमा है, ये प्रत्यास्थता की सीमा है। बी तक तो वस्तु बी, ओ से हम बी तक वस्तु को खींचते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है, लेकिन बी से आगे सी तक वस्तु हमारे पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर लेती है। इस तरह से सी तक अगर हम खींचते हैं तो वस्तु में स्थायी निरूपण हो जाता है, मतलब वस्तु खिंच जाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ओ से सी तक जो व्यवहार है वो प्रत्यास्थ व्यवहार है हमारी वस्तु का। अब बात आती है सी से आगे, सी से डी तक वाले भाग में देखिए, सी से डी के भाग में ये प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर है। इसमें जो हमारी वस्तु का व्यवहार होता है वो प्लास्टिक की तरह होता है, मतलब वस्तु खिंची रह जाती है, टूट जाती है, वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती है। और इसमें सबसे अधिकतम जो प्रतिबल होती है वो भंजक प्रतिबल कहलाती है, और ये डी बिंदु पर प्राप्त होती है। लेकिन जब आप देखेंगे डी से ई तक के बारे व्यवहार में क्या होता है कि हम कम प्रतिबल लगाएं तब भी विकृति बहुत ज़्यादा होने लगती है, और ये जो ई बिंदु है वहाँ पर वस्तु टूटने की कगार पर आ जाती है। इस वजह से इसको हम भंजन बिंदु भी कहते हैं। अब ये देखिए, जब डी और ई के बीच में गैप कम होता है तो वो गैप कम होता है, तो जिन पदार्थों में डी और ई के बीच में गैप कम होता है, या ये कहिए कि प्लास्टिक का परास कम होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं भंगुर पदार्थ। जैसे हमारा कांच है, उच्च कार्बन है। दूसरा, जिनमें गैप ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं तन्य पदार्थ। तन्य पदार्थ उनको ज़्यादातर खींचा जा सकता है, मतलब टूटने से स्थिति उनके हम पतले तार बना सकते हैं, जैसे तांबा है, कॉपर है, और जैसे हमारे नर्म लोहा है। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं इनको हम तन्य पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में
पढ़ा और इनके भिन्न भिन्न भागों के बारे में पढ़ा। ये जो चैप्टर है वो हमारा अंतर्गत है प्रत्यास्थता की सीमा तक की बात हम करेंगे। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत हमारा ये चैप्टर चलेगा जो चल रहा था। जो भी हमने अभी तक जो पढ़ाया वो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत की बात बताई। अब आता है अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। देखिए प्रत्यास्थ ऊर्जा होती क्या है। जब भी हम किसी वस्तु को खींचते हैं, आपने इसको जैसे खींचा, तो खींचने में क्या होता है कि वस्तु के अंदर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। जैसे ये वस्तु है, इसकी लंबाई L है, प्रारे की लंबाई L। जब आपने इसको खींचा L प्लस डेल्टा L, या सिंपली L ले लीजिए, L प्लस L बाहरी बल द्वारा है, विरूपक बल। तो इसके अंदर प्रतिक्रिया बल लगता है जिससे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है और जो बाहरी बल का हमारा विरोध होता है। तो इस प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वही इस क्षण के अंदर, वस्तु के अंदर प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए L इसकी प्रारंभिक लंबाई है, जब हमने विरूपक बल F लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन L हो गया। A इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है, A परिच्छेद क्षेत्रफल, A इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है। अब देखिए हमने इसके बारे में यंग प्रत्यास्थ गुणांक बाई दिया हुआ है, तो हमें पता है बाई इक्वल टू F अपॉन A और L अपॉन L। तो ये सूत्र हो जाएगा बाई इक्वल टू 1/2 F L अपॉन A इंटू L, और F इक्वल टू होगा बाई A अपॉन L इंटू L। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सा dl अल्प दूरी से इसको खींचा, तो dl अल्प दूरी है, अल्प दूरी से या लंबाई से खींचने पर किया गया अल्पकार, किया गया अल्पकार कितना होगा, dw इक्वल टू F इंटू dl। तो ये होगा F की बजाय बाई A L अपॉन L इंटू L इंटू dl। अब हम ये निकाल सकते हैं कि इसको L दूरी को खींचने में किया गया कार्य, L लंबाई से बढ़ाने में किया गया कार्य, L लंबाई से बढ़ाने में किया गया कार्य। तो ये कितना होगा, W इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L, क्योंकि प्रारंभिक L का मान 0 होगा और अंतिम जो लंबाई हो जाएगी वो L होगी। तो इसको हम लिखेंगे F इंटू dl और W इक्वल टू 0 इंटू L, इसका मान रख देंगे बाई A L
अपॉन एल इंटू डी एल। ये नियत राशि है तो ये बाहर निकल आएगी, तो बाई इज इक्वल टू बाई ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, इसके 0 से लिमिट एल। तो ये मान रखेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बाई ए अपॉन एल इंटू 1/2 इंटू एल स्क्वायर। ये जो खींचने में किया गया कार्य होगा यही इस चालक की प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी, सॉरी इस हमारी पदार्थ की प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो पदार्थ की प्रत्यास्थ ऊर्जा ये होगी U बराबर 1/2 बाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर जूल। अब इसको, इस प्रत्यास्थ ऊर्जा को हम विभिन्न रूपों में भी देखते हैं और एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। इसका आयतन कितना होगा? आयतन होगा A इंटू एल, A इंटू एल। तो एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा इसे हम ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं या ऊर्जा घनत्व। U डैश U अपॉन A इंटू एल। तो ये होगा 1/2 बाई A अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन A इंटू एल। तो देखिए A से A कैंसिल हो गया और 1/2 बाई इंटू एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, और ये कह सकते हैं U डैश बराबर 1/2 प्रत्यास्थता गुणांक इंटू प्रतिबल, सॉरी विकृति का होल स्क्वायर। ये सूत्र निकल के आया। इसका मात्रक जो होगा वो होगा जूल प्रति मीटर क्यूब, तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया प्रत्यास्थता। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, प्रतिबल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रतिबल के रूप में लिखते हैं तो हमारा सूत्र ये निकल के आएगा U डैश बराबर 1/2, इसको प्रतिबल बटे विकृति बराबर इंटू विकृति का स्क्वायर तो एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा इसमें हमने ये सीखा प्रत्यास्थ ऊर्जा में कि जब भी हम किसी छड़ को की लंबाई बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो प्रतिक्रिया बल पैदा हो जाता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। जो किया गया कार्य होता है वो इसके अंदर प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे स्प्रिंग के केस में होता है। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर भी ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे भी प्रत्यास्थ ऊर्जा जो हमने निकाली प्रत्येकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा के लिए हमने निकाल लिया। अब देखिए इस पर आधारित एक प्रश्न है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल है किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसी पर आधारित है।
एक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये है 0.5 मीटर स्क्वायर, ये ए दिया हुआ मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर बराबर 0.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और इसके साथ इसकी लंबाई भी दी हुई है, 4 मीटर इसकी लंबाई है, एल बराबर 4 मीटर इसकी लंबाई दी हुई है। ये इसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी दिया हुआ है, बाई इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें ये कहा जा रहा है, इसकी जो लंबाई में वृद्धि है वो एल लंबाई में जो वृद्धि की जाती है वो 1 मिलीमीटर की जाती है, मीटर बराबर 1 × 10⁻³ मीटर की जाती है। तो इसमें पूछा गया, किया गया कार्य, मतलब खींचने में किया गया कार्य, प्रत्यास्थ ऊर्जा, देखिए ये अभी हमने आपको बताया था कि किया गया कार्य और प्रत्यास्थ ऊर्जा बराबर होगी, तो इनके आंकिक मान बराबर होंगे। और किया गया कार्य हमें आपको पता है, किया गया कार्य W बराबर 1/2 F × L। अब देखिए F कितना होगा, हमें पता है, बाई इक्वल टू F/A × L/L। तो बाई इक्वल F इक्वल टू आ जाएगा बाई A L/L। ये मान इसमें रख दीजिए, तो W इक्वल टू 1/2 F बाई AL इंटू L। इसमें हमें सब मान पता है, W इक्वल टू 1/2 बाई 2 0 × 10⁻11 इंटू A 0.5 × 10⁻⁻6 इंटू L स्क्वायर हो जाएगा 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन इसकी प्रारंभिक लंबाई 4। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और 0.5/4 इंटू 10⁻10⁻11 -12। तो ये जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 0.125 × 10⁻⁻1 और 1.25 × 10⁻⁻2 जूल। ये किया गया कार्य होगा और यही इसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी। प्रत्यास्थ ऊर्जा ऊर्जा 1.25 10⁻⁻2 जूल, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया था प्रत्यास्थ ऊर्जा और किया गया कार्य बराबर होता है। अब देखिए हम चर्चा करना चाहेंगे पॉइजन रेशियो की। देखिए पॉइजन रेशियो में हमने पहले बताया है कि जब भी हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके व्यास में कमी हो जाएगी। देखिए विरूपक बल लगाया और विरूपक बल लगाने से उसके व्यास में कमी हो जाएगी
और लंबाई में वृद्धि होगी। तो इस तरह से दो तरह की विकृतियां होंगी। देखिए ये एक छड़ है, इसकी लंबाई L है और प्रारंभिक व्यास D है। प्रारंभिक लंबाई L, प्रारंभिक व्यास D। अब हमने इसके ऊपर विरूपक बल लगाया। विरूपक बल लगाने पर व्यास कम हो जाएगा और लंबाई बढ़ जाएगी। ये विरूपक बल। तो ये हो जाएगा D माइनस डेल्टा D और ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। डेल्टा L क्या है? लंबाई में वृद्धि और डेल्टा D क्या है? व्यास में कमी। तो देखिए यहां पे दो तरह की विकृतियां हुई, एक तो ये अनुदैर्घ्य विकृति और एक हुई पार्श्व विकृति। तो पार्श्व विकृति ये होगी डेल्टा D अपॉन D। यहां पे हम ऋणात्मक चिन्ह भी लेंगे क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस पर विरूपक बल लगाने पर इसका व्यास कम हो रहा है। और अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी? विकृति ये होगी डेल्टा L अपॉन L। अब पॉइजन रेशियो क्या है? पॉइजन रेशियो ये है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अगर किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो कहते हैं। है प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। तो देखिए पॉइजन अनुपात या पॉइसन अनुपात इज इक्वल टू पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति। पार्श्व विकृति डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो ये हो गया माइनस डेल्टा D अपॉन डेल्टा L इंटू L अपॉन D। तो देखिए इसमें लंबाइयाँ हैं दोनों, ऊपर भी और नीचे भी, तो इस वजह से विमाहीन राशि होगी इंटू L अपॉन D। ये एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ा और मैंने आपको इसके होमवर्क में आपको मैंने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो प्रत्यास्थ ऊर्जा के ऊपर आधारित हैं। इन प्रत्यास्थ ऊर्जा के प्रश्नों को भी आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका प्रत्यास्थता का उपयोग हमारे जो ये बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं और जहाँ पर हमें यांत्रिक मैकेनिकल वर्क जहाँ पर होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस प्रत्यास्थता का बहुत उपयोग किया जाता है। देखिए कभी कभी हम जब भी हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने पर कोई
किसी से हम दोलन करा रहे हैं, और दोलन कराने पे क्या होता है, कभी कभी उसमें दोलन जो होते हैं वो जल्दी जल्दी होने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ थकान। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो इससे संबंधित हैं। तो ये जो चैप्टर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसमें हमने बहुत कुछ समझा, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।